मैं देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी अच्छा खासा सरसों का खेती किया हुआ है यहाँ पे। तो सरसों के लिए अभी ये जो तेल के दाम बढ़े हुए हैं उसको देख करके आपने सोचा कि सरसों किया जाए, या फिर अमूमन इस सीज़न में आप सरसों की खेती करते हैं? नहीं नहीं, इस बार तेल इतना महंगा हो गया। मतलब तेल ने तेल निकाल दिया है। हाँ जी। मतलब दुनिया में सबसे अच्छी मिट्टी भारत के मैदानों की है, और भारत के मैदानों में सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो सरिसा परगना, और मेरे ख्याल से ये जो क्षेत्र है पुनास, वो सरिसा परगना के अंतर्गत ही आता है। और परवल का इस्तेमाल इस इलाके में खासकर शादी ब्याह या फिर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें परवल की जो खेती, परवल की जो सब्जी है वो खूब चलती है। ठीक है, कह सुनने में आता है कि अगर बारात में परवल का सब्जी नहीं खिलाया तो लड़का वाला जो है वो गुस्सा हो जाता है। गंडक के किनारे बसा हुआ है एक गाँव जिसका नाम है पुनास, और मेरे पीछे जो आप ये खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं ये पुनास गांव का ढाब है। इसके जस्ट पीछे बांध है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे, आगे की तरफ आप लोग देखेंगे तो वो नदी का दूसरा साइड है, बीच में नदी है, नदी के भी दर्शन करवाएंगे आपको हम लोग। और यहाँ पे फार्मिंग है, फार्मिंग के लिए यहाँ पे सरसों की खेती है, गेहूँ की खेती हुई है। और आज इन्हीं मुद्दों को समझने के लिए हम लोग एक किसान जो है उनसे बात करेंगे। हमारा छोटा भाई है अनुज, जो आपको बताएगा कि इसमें किस किस तरह की खेती इसने अभी करके रखी हुई है। आइए, और काफ़ी प्रकृति के नज़दीक आप रहते हैं। नमस्कार नमस्कार। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अभी आपने क्या क्या उगाया हुआ है यहाँ? अभी यहाँ चलते चलते बात करेंगे। अभी यहाँ जो फसल हम लोग कर पाए हैं, गेहूँ और सरसों, इन दोनों का फसल अभी यहाँ पे हुआ है। हाँ। बाद बाकी अभी कुछ और समय लगेगा, फिर चारों तरफ गेहूँ, तोरी और मक्के। अभी आलू की खेती आपने नहीं की है यहाँ पे, या की है? नहीं, कुछ हुआ है और बहुत जगह बाकी है, क्योंकि खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही है। हम इधर उधर भटक रहे हैं, खाद नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण बचा हुआ है बहुत सारा। अच्छा, और सर मैं देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी अच्छा खासा सरसों का खेती किया हुआ है यहाँ पे। तो सरसों के लिए अभी ये जो तेल के दाम बढ़े हुए हैं उसको देख करके आपने सोचा कि सरसों किया जाए, या फिर अमूमन इस सीज़न में आप सरसों की खेती करते हैं? नहीं नहीं, इस बार तेल इतना महंगा हो गया। मतलब तेल ने तेल निकाल दिया है। हाँ, पहले गेहूं की ही खेती करते थे हम लोग, क्योंकि उससे मवेशी का चारा भी हो जाता था और अपने लिए गेहूं भी हो जाता था। लेकिन पिछले साल सरसों का इतना ज़्यादा रेट रहा कि हम खुद खरीद के खाने में सक्षम नहीं थे। फिर हम लोगों ने विचार किया कि नहीं, इतनी उपज करें, कम से कम अपने साथ कुछ और लोगों को भी कम से कम इससे ज़्यादा सुधार लें, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है खेती करने से। तो हम खेती किए हैं इस बार। अच्छा अच्छा, तो सरसों की खेती आपकी है। ये लगभग कितने एकड़ में सरसों आपने किया होगा, या यहाँ बीघे का हिसाब चलता है? कितने बीघे में सरसों है? लगभग 10 बीघे में। 10 बीघे में सरसों। 10 बीघे में सरसों है। हाँ, तो ये बताइए कि जो ये 10 बीघा जो हुआ, तो 10 बीघा में सरसों आपने किया, तो जो फसल है बीघे के हिसाब से, एक बीघा में कितना सरसों, कितना क्विंटल सरसों हो जाता है? अब किसान को तो एक जनरल में पूछ रहा हूँ कि एक नॉर्मल पता नहीं होता, जब फसल घर आ जाता है उसके बाद पता चलता है। किसान इसीलिए साहसिक। अरे ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया, साहसिक वगैरह वो तो बढ़िया बात है। मतलब एक बीघे में 10 कुंटल होता है, 20 कुंटल होता है, 5 कुंटल होता है, कि उसके हिसाब से कुछ तो कैलकुलेशन होगा ना कि सरसों हम लोग कितना करते हैं। अच्छी फसल अगर हुई तो लगभग कट्ठे के हिसाब से आप बताइए। 50 किलो के आसपास गिरती है अगर अच्छी फसल। हाँ, कट्ठे में। हाँ, ये ध्यान रखिए कि एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, और ये कट्ठे की बात कर रहे हैं, बीघे की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक कट्ठे में 50 केजी हुआ अच्छी फसल, तो बीघे में मेरे ख्याल से 10 कुंटल के आसपास, ये बहुत अच्छी फसल रहा तो जी। और नॉर्मल अगर बर्बाद हो गया या फिर कम गिरा तो 5 क्विंटल से लेके 3, मतलब आप ले लीजिए कि 10 के आसपास में पड़ेगा। 5 से 10। हाँ। तो चलिए इसको 7 के पास हम लोग मैनेज करते हैं, 7 के पास, कि एवरेज 7 के आसपास। ठीक है ठीक है। और इसमें जैसे कि ये जो सरसों है आपका, और इसके जस्ट बगल में मैं देख रहा हूँ कि ये गेहूं का फार्म है बहुत बड़ा। तो गेहूं ये कितने दिनों का है? और मैं चाहूँगा कि ये गेहूं का फसल दिखाया जाए थोड़ा सा, क्योंकि अभी गेहूं का सीज़न चल रहा है और गेहूं की फार्मिंग यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी की हुई है, और अच्छा खासा एरिया है। आपका जो फार्म है वो भी अच्छा खासा फैला हुआ है, तो देख के भी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गेहूं के बारे में बताइए कि इसमें अभी क्या क्या करना होगा? गेहूं का
फसल बुआई हमने 8 तारीख को किया था, हम्म। 8 नवंबर को। जी हाँ। अब इसमें पानी का समय हो चुका है, गेहूं में पहला जो पानी है 22 दिन पे पड़ता 22 है। दिन पे पड़ता है। हाँ। तो ये फसल 22 दिन की हो चुकी है या फिर ज़्यादा हो चुकी ज़्यादा। है, लेकिन पानी की भी व्यवस्था उचित नहीं होने के वजह से हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। अब पानी पड़ जाना अच्छा, चाहिए। पानी से जैसे कि आप इन फसलों की सिंचाई करते हैं तो आपके बगल में गंडक नदी है, ठीक है। तो सीधा सा बात है कि गंडक जो है वो डाउन है, ये ज़मीन जो है ऊपर है, तो उसका पानी तो आएगा नहीं, तो आपको पंप से ही खींच के डालना होता होगा। सिंचाई की आप लोगों ने यहाँ पे क्या व्यवस्था की है, या फिर सरकार की तरफ से सिंचाई का कुछ व्यवस्था किया गया आप लोगों नहीं, यहाँ पर सरकार के तरफ से किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और सब सिंचाई के लिए? हाँ, और सब जगह बिजली की व्यवस्था की गई है क्योंकि दीरा मैं क्षेत्रों में। उस पार में देख रहा हूँ कि उस पार में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक पोल वगैरह दिख रहे हैं, मतलब उस पार में सिंचाई के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो आप खुद का समरसेबल लगा के कर सकते हैं। मगर इस तरफ मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। नहीं, यहाँ पे नहीं है। हम लोग आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन उनके पास वही बहाने होते हैं, इतने पोल कहाँ से लाएं, आप लोग आवेदन कीजिए, इतना दूरी हो गया, ये वो दिस दैट जो भी होता है। तो सिंचाई कैसे करते हैं आप लोग? सिंचाई अभी हम लोग एक अपना बोरवेल भी इधर हम लोग नॉर्मल करवा रखे हैं। तो एक कनेक्शन हम लोग का है बांध के किनारे ही। अच्छा। उससे तराई की दूरी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो नहीं पट पाता। अच्छा, ये जो मिट्टी में देख रहा हूँ, ये मिट्टी जो है इसमें बालू भी है और मिट्टी भी है, और इस मिट्टी की खासियत क्या है, मतलब इसमें खासियत क्या है, जो जरा दिखाएंगे उधर? अच्छा, एकदम पाउडर की तरह हो गया ये हो गया। इसको थोड़ा सा अच्छे से लीजिएगा मिट्टी को। हाँ, ओरिजिनल मिट्टी जिसको बोलते हैं ना, ये आपको आलू के लिए सबसे उपयोगी फसल मिट्टी। अच्छा, आलू के लिए सबसे अच्छा। हाँ, इसको बोलते हैं मिक्सचर बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी। हाँ। अच्छा। तो इसमें हमें खाद उतनी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि हर साल नदी का पानी इसके ऊपर होता है। अच्छा। तो हम लोग इसमें खाद खल्ली का बहुत कम उपयोग करते हैं। और आलू का फसल वैसे अमूमन सब फसल इसमें होते हैं। परवल भी हम लोगों ने 5 बीघे में लगाया है। परवल, हाँ, थोड़ा सा परवल की खेती जो है यहाँ पे, चूँकि बालू पे परवल की खेती अच्छी खासी होती है। परवल हो गया। और परवल का इस्तेमाल इस इलाके में खासकर शादी ब्याह या फिर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें परवल की जो खेती, परवल की जो सब्जी है वो खूब चलती है, ठीक है। कह सुनने में आता है कि अगर बारात में परवल का सब्जी नहीं खिलाया तो लड़का वाला जो है वो गुस्सा हो जाता है। मेहनत तो हम करते ही हैं, लेकिन बाज़ार पहुंचते पहुंचते हमारी हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि हम लोगों के खेत से मंडी की दूरी भी लगभग 15 किलोमीटर है। और इतनी तो चलिए थोड़ा सा दिखाइए कि परवल की खेती जो वो कैसे होती है, और परवल का जो अभी आपने पेड़ लगाया हुआ है वो कितने दिन का है? अभी तो बाढ़ बहुत विलम्ब से जाने के कारण हम लोग इस बार देरी कर गए। वैसे विजयदशमी के आसपास इसकी रोपिया हो जाती है। अच्छा। और आपको होली के आसपास निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार अत्यधिक नमी होने के कारण पानी में हम लोगों ने लेट किया। अभी लगाए हैं, चलिए आपको दिखाएं। अच्छा, बहुत ठीक। दूर पड़ेगा। चलेंगे थोड़ा सा गांव में आए तो थोड़ा सा टहल लिया जाए। अब यहाँ किसानों की जो एक सबसे बड़ी समस्या है उसमें नील बकरी, आजकल जो है उसको नील बकरी के नाम से ही जाना जा रहा है कि नील बकरी, नील गाय, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा। ये जो आप लीद देख रहे हैं वो एक नील बकरी का लीद है, और किसानों को इससे बहुत समस्या होती है। आज वही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अनुज, ये जो आप देख करके आप परेशान होकर के रुक गए, और ये कुछ यहाँ पे खुरों के निशान हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और इससे आप लोग कैसे जूझ रहे हैं, और आपके फसल का कितना नुकसान होता है इससे? इससे हम लोगों का बहुत फसल का नुकसान होता है। मतलब जो भी हम फसल का बुआई कर रहे हैं उसका आप 30% ले लें कि इस पशु के कारण हम लोगों का नुकसान होता है। क्योंकि ये जो फील्ड है पूरा का पूरा, ये जो गंडक का जो मैदान है जिसको यहाँ की भाषा में ढाब कहते हैं, नहीं, तो ये ढाब काफ़ी बड़ा है। अभी दिन का समय है, हम लोग घूम रहे हैं, नीलगाय वगैरह दिखाई नहीं दे रही है, मगर शाम के वक्त में या फिर रात के वक्त में वो आकर के फसलों को बर्बाद कर देती हैं। तो इस यहाँ पे जो वो नीलगाय है उसकी कितनी संख्या होगी? लगभग 20 से 25 के आसपास में झुंड में ये आते हैं। अच्छा। और ये अमूमन तोरी तो खाते नहीं। अच्छा। गेहूं को बर्बाद करते हैं, और मक्के के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अच्छा, मतलब आप इसलिए मैं देख रहा हूँ कि इस पूरा का पूरा इलाका जो है इसमें गेहूं का सिर्फ खेती है, या फिर सरसों की खेती है, मकई की खेती नहीं है।
परवल भी खा जाते हैं, लेकिन अच्छा, परवल भी खा जाते हैं। परवल के खेत में हम लोगों को करना ये पड़ता है कि रात भर नाइट वॉच के तरह सर्दी के महीने में भी घूमते रहना पड़ता है, क्योंकि वो एक साथ आ गए तो पता चला कि मतलब महीने भर का कोटा अपना निकाल के चले गए। बहुत नुकसान है, मतलब नीलगाय के कारण इस क्षेत्र में किसान काफ़ी परेशान है और इसके लिए कुछ सोचना चाहिए और इसका कुछ समाधान निकले। चाहते हैं कि परवल का जो पौधा होता है वो किस तरह का होता है और उसकी खेती कैसे करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि गेहूं की खेती और उसके बगल में हम लोगों ने सरसों की खेती देखी। उसके लिए जो मिट्टी थी, उस मिट्टी में क्या है कि बालू कम था, मिट्टी की मात्रा ज़्यादा थी। अभी हम लोग जिस मिट्टी पे खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा एकदम सुनहरे कलर का, सिलेटी कलर का जो है, इस मिट्टी में बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो परवल की जो खेती है वो बालू के खेत में अच्छे से होती है। और ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये जो छोटा छोटा पौधा आप देख रहे हैं, ये परवल की खेती है। और यहाँ से फिर मैं अपने दोस्त से जानना चाहूँगा कि परवल की खेती कैसे करते हैं, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा पता है मेरे को, परवल का जो फार्मूला है वो मुझे पता नहीं है। तो ये बताओ कि ये जो परवल की जो खेती है ये कैसे करते हैं और किस तरह से करते हैं, इसके लिए क्या क्या लगता है? सबसे पहले तो ये बिल्कुल बालू वाली भूमि पे होती है और इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सर्दी भर में अपने आप को सिर्फ बचा के रखते हैं। सर्दी में बचा के रखते हाँ, नमी ये अपने आप ऑटोमेटिक जो होता है बालू के अंदर से, नदी करीब होने के कारण ये अपने आप रिश्ती रहती है और सिर्फ हरा अपने आप को रखते हैं। अच्छा, मतलब ये पौधा जो है ठंडे के समय में सिर्फ बचा हुआ रहेगा। हाँ। तो आपने इसको जो लगाया हुआ है जी, कितने दिन पहले लगाया? ये आपको लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने हो गया। और इसकी फसल कब से ये आनी चालू हो जाएगी? ये आप सर्दी जब जाएगी उसके बाद जब गर्मी का समय आएगा 1 महीना, जब इसको प्रॉपर मतलब किस महीने से चालू हो जाता है? आप ये ले लीजिए फरवरी लास्ट से ये लगभग ग्रोथ करना शुरू करेगा और मार्च लास्ट तक ये अपने पूरे जो आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से 2 कदम पे ये रोपा जाता है। 2 कदम की दूरी पे, मतलब 6 फीट की दूरी होती है। अच्छा, एक मतलब एकदम कोरोना की तरह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नहीं? तो ये आप उस समय पूरा हरा भरा दिखेगा आपको। अच्छा। ये उस समय मतलब ये अगर बागवानी देखना हो तो हम लोगों को अप्रैल के समय में देखना होगा। हाँ, आपको मार्च के आसपास, होली के आसपास आना होगा, ये पूरा आपको हरा भरा दिखेगा। हमारा मेहनत उसी समय खेत को देख के लगता है कि नहीं हमने कुछ और रोपा फिर है। आपको उस समय में जब आपका ये अप्रैल के समय में जब आप इसकी खेती करते हैं तो उस समय इसका मार्केट का जो ये प्राइस रहता है वो कैसे? प्राइस तो उस समय जो भी होता है, हम लोग के बीच में तो ब्रोकरों की कमी होती नहीं है। हम लोग यहाँ से मंडी भेजते हैं। मंडी आपका जो लोकल मंडी है, आपका यहाँ का जो सामान है वो किस मंडी में जाता है? यहाँ का लोकल मंडी पूसा है, खुदीराम बोस पूसा स्टेशन। हाँ, पूसा जो है वो स्टेशन है जो खुदीराम बोस जो थे स्वतंत्रता सेनानी, उनके नाम पे बना हुआ स्टेशन है। तो यहाँ के जो आसपास के मुझे लगता है कि 15-20 किलोमीटर के रेडियस के जो किसान हैं वो सारे के सारे, वो हो गया। फिर समस्तीपुर सब्जी मंडी हो गया, लेकिन समस्तीपुर सब्जी मंडी ट्रैफिक के कारण हम लोग नहीं जा पाते हैं। पूसा ठीक है, वहाँ पे भीड़ कम होता है, लेकिन अनाज वहाँ पे जो भी हमारा फसल हुआ उसका रेट के बीच में ब्रोकर होता है, वहाँ हमें पलदारी देना पड़ता है। जैसे स्टार्टिंग में हमारा 20-25 रुपये किलो के भाव से निकलता है, लेकिन यही चीज़ फिर बाज़ार में हम अपने लेने जाते हैं तो 5 किलोमीटर या वहीं सामने वाला 50 रुपये किलो बेचते रहता है। अच्छा, मतलब आपसे जो खरीदी है वो 25-30 रुपये किलो है और मार्केट में वो सामान जो है वो 50-60 डबल हो जाता है। 50-60 रुपये किलो बिकता है, मतलब लगभग डबल कह लीजिए उसको। मतलब मार्जिन जो है किसान को जो है वो 30 रुपये मिला और जो बेचने वाले हैं वो पूरा का पूरा सिस्टम, ले जाने का भी कॉस्ट हो गया, जो तोड़ने वाले होते हैं मजदूर उनका भी हो गया, ले जाने का कॉस्ट हो गया। तो आप ये बताइए कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है, समस्तीपुर का जो इलाका है और ख़ासकर ये जो इलाका है, वो मुझे लगता है कि इसके बारे में कहा गया है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो भारत में सबसे अच्छी मिट्टी है। मतलब दुनिया में सबसे अच्छी मिट्टी भारत के मैदानों की है और भारत के मैदानों में सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो सराइसा परगना, और मेरे ख्याल से ये जो क्षेत्र है पुनास, वो सराइसा परगना के अंतर्गत ही आता है। और पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 4 किलोमीटर आपके यहाँ से यूनिवर्सिटी की दूरी है। तो आप ये बताइए कि आप लोगों को उस यूनिवर्सिटी चूँकि होने के कारण, और वो भारत का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, तो उसका कुछ फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है? वहाँ ट्रेनिंग या फिर आप लोग जाते हैं या फिर कुछ फ़ायदा?
हम लोगों को क्योंकि अभी पिछली बार जो थे वो कृषि मंत्री जो थे वो यहीं के थे, राधा मोहन सिंह, ठीक है। अभी तोमर साहब हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा मिला या नहीं मिला? क्योंकि ये जो इलाका है वो, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, तो उसका फ़ायदा बताइए कि कुछ है या नहीं आप लोगों को? हम लोग के लिए गांव में वो कहावत है भैया, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो पूसा जो है वो घर का मुर्गी है, इसलिए दाल बराबर है। नहीं, हम लोग घर का मुर्गी हैं, हम लोगों को दाल समझता है पूसा। यहाँ के लोकल किसान को नहीं वो इनवाइट भी करते हैं। बाहर से लोग आते हैं, विदेशी स्टूडेंट भी होते हैं और भी बाहर के अदर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट आके यहाँ पर पढ़ते लिखते भी हैं। हम लोग को जब कभी लोग कैंप वैम्प लगाए, कोई सम्मेलन हुआ या होता मेला लगता है इनका, तो किसान सलाहकार के थ्रू कोई मैसेज आ गया कि यहाँ ये होने वाला है, आप लोग आइए। वहाँ जाने के बाद वही कि आप ही रोपिए, आप रोपिए, हम लोग को अधूरा ज्ञान दिया जाता है। अब फिर आपको इतना से ज़्यादा हम बीज नहीं दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ये वो दिस डेट करके समझाया जाता है। वहाँ पर भी जो मशीनें हमें दिखाया जाता है कि उस मशीन को का दाम इतना बताया जाता है। अगर उसमें सब्सिडी के लिए भी वो बताते हैं तो उसका प्रोसेस इतना होता है कि हम किसान भाइयों के लिए संभव नहीं है कि हम उसको फॉलो कर सकें। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी जो खेती का जो समय है वो वैज्ञानिक खेती की तरफ लोग जा रहे हैं। तो अगर जो इलाका मान लीजिए कि एकदम यूनिवर्सिटी के बगल में हो, वहाँ के लोग अगर इस तरह से फील करते हैं तो बाकी लोगों की समस्याएं तो और ज़्यादा होंगी। और सरकार ये चाहती भी है कि किसानों को जितना एजुकेट किया जाए, या फिर कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों को खेती से संबंधित, वैज्ञानिक खेती से संबंधित या फिर ऑर्गेनिक खेती से संबंधित चीज़ों का गांव स्तर पे, या फिर आपको लोकल कोई जो बॉडी है वो आपको बताए कि आप ये खेती करिए, या फिर आप पुराने तरीक़ों से ही खेती करते हैं और उसमें जो दवा लगने वाली है या फिर जो फर्टिलाइज़र लगने वाला है या फिर जो भी आप खाद खल्ली इस्तेमाल करते हैं उसका आप जो बाप दादा इस्तेमाल करते आए हैं उसी तरह से करते हैं, या फिर उसमें आप किस पे निर्भर हैं? यहाँ पे जैसे नहीं, जैसे आपको बीज लेना है और उसमें खाद डालना है तो उसके लिए आप जानकारी किससे लेते हैं? अभी तो फिलहाल पूर्वजों के द्वारा दी गई जानकारी पर ही हम लोग टिके हुए हैं। यहाँ आसपास में एक दो एनजीओ कंपनी आके राय मशवरा देती है, लेकिन यूनिवर्सिटी के थ्रू कोई कैंपिंग वैम्पिंग नहीं हो पाता है और हम लोग के पास भी उतना पर्याप्त समय होता नहीं है। खेती का एक ही सीज़न 2 साल में 2 बार आता है, तो उसमें व्यस्त होने के कारण हम लोग भी नहीं जा पाते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादा रकबा होने के कारण उन लोगों को गांव में आके कैंप करना चाहिए तो वो यहाँ से दूर कैंपिंग करते हैं, जिस वजह से हम लोग नहीं जा पाते। अच्छा, अभी हम लोग जो खड़े हैं वो पुनास गांव में जो गंडक नदी है उसके रिवर साइड में खड़े हैं। तो साफ यहाँ से आप देख सकते हैं सामने में कि वो जो दिख रहा है वो बांध है, तटबंध है, जिस पे अभी जस्ट एक ट्रक गया था हॉर्न बजाते हुए, और उस पे सड़क भी बन रही है। जी। तो ये बांध पे सड़क बनने से आप लोगों को लगता है कि इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा? हाँ, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को जाने आने में, देखिए कुछ भी हो विकास तो होता है तो उससे फ़ायदा किसी न किसी तरह से जुड़ ही जाता है। अब हम लोगों को जैसे कच्चे मिट्टी पे चढ़ के ढो के उठना गिरना संभलना होता था, अब थोड़ा सा हो गया तो गाड़ी लेके आ सकते हैं। पहले हम लोग साइकिल या बैलगाड़ी लेके आते थे, अब हम लोग यहाँ तक गाड़ी लेके आ जाते हैं। उसके मतलब बाद ट्रैक्टर वगैरह आसानी से आपके, बस वही है कि 1-2 आवेदन हम लोग दिए हैं कि हम लोग के खेत के तरफ सरकार अपने द्वारा आने जाने का रास्ता थोड़ा सा पक्का कर दे, जिससे हमें और मजबूती मिले। बस रास्ता का मतलब समझाइए कि रास्ता तो है ही, आने जाने का रास्ता का मतलब क्या है कि आप क्या चाहते हैं कि रिवर साइड? हाँ, रिवर साइड के तरफ वो एक ऐसा रास्ता दे जिसपे ढाला बना दे, ढाला बना दे, जिससे हम ट्रैक्टर कम से कम प्रॉपर ला सके और यहाँ से चीज़ें समय से बाजार में पहुंचा सके। अच्छा। नहीं तो यहाँ से सिर पे उठा के कैरी। अच्छा, ये जो है वो रिवर साइड है तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे नदी का पानी भी आता होगा। जी जी। और बाढ़ के समय में ये जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं ये पूरा का पूरा पानी से भरा रहता होगा, और ये जलमग्न जब रहता होगा तो आप लोग इस साइड में, क्योंकि उस साइड में तो खेती के लिए आपके पास साल भर का समय है, इस साइड में आपको खेती के लिए कितना समय मिलता है और उसमें आप क्या क्या कर पाते हैं? 6 महीने का समय ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। इसी 6 महीने में हमें गेहूँ, तोरी, मक्का, आलू, परवल, कद्दू, घिया, तरबूजा,
इन सब तरह के फसलों का। अच्छा अच्छा, मतलब ये तरबूज वगैरह की भी खेती आप कर सकते हैं इसमें। ये बालू पर थोड़ा सा आगे आप जाएंगे हाँ हाँ तो तरबूज, ककड़ी, खीरा, हाँ। इन सब चीज़ों का भी खेती किए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा दूर होगा उधर, कितना चलेंगे आप? थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा गंडक नदी जो है ये सामने में गंडक नदी है। रुकिए चलिए हम थोड़ा सा गंडक का भी दर्शन कर लें और गंडक के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपके साथ बात करेंगे। दीजिए राजेंद्र प्रसाद का स्टेट है, दीजिए। तो हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि यही है गंडक नदी, ठीक, जो पश्चिमी चंपारण से निकलती है और खगड़िया में जाके गंगा में मिल जाती है। इस नदी की कहानी थोड़ी सी अनोखी है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको दिखाया जाए। इस नदी की एक विशेषता ये है कि जो इसका नाम है बूढ़ी गंडक, तो इस नदी का क्या है कि इसमें टर्न्स बहुत हैं। ओके, 1 किलोमीटर आपको ये नदी सीधी नहीं दिखेगी। और इसका जो पानी है, लोगों को ये वहम है कि चंबल नदी उसका पानी बहुत साफ़ है या फिर ऐसी नदियां हैं, वो आकर के कभी गंडक को देखें। इस नदी के किनारे हम लोग का बचपन बीता है, इस नदी को मैं अच्छे से जानता हूँ। और अभी तो दिसंबर का महीना है और आप इसका पानी देखिए। जब आप इसका पानी देखेंगे, अगर मैं आपको ये पानी दिखाऊं, दिखाइए ज़रा, तो आप इस पे फ़र्क नहीं कर पाएंगे कि मिनरल वाटर या फिर आपका जो पीने का जो पानी होता है, आप फ़र्क नहीं कर सकते। इतना शुद्ध पानी है इस नदी का और ये बहुत साफ़ सुथरी नदी है। तो हमें इस नदी के बारे में थोड़ा जानना भी चाहिए। बहुत अच्छी नदी है। उस पार आप देखेंगे तो जो इस बार का जो बाढ़ आया था, थोड़ा सा आप उस पर जूम कर लीजिए अगर वो आता है तो। इस पार का जो बाढ़ आया था तो इस बार नदी ने उस पार की तरफ कटाव किया है। नदी का एक साइड अगर नदी कटाव करती है तो दूसरे साइड मिट्टी भरती है। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ हैं कटे हुए जो गिरे हुए हैं। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं एक लाइन से, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं यही आपका सिम्बर का पेड़ है, जिससे कि प्लाई बनता है और जिससे कि आप कागज़ भी बनाते हैं, दिया सलाई की तीली बनाते हैं। ठीक है, फ़ोन को साइलेंट कर लें, बीच बीच में डिस्टर्ब भी होता है। तो ये बताइए कि यहाँ पे मैं इस तरह का पेड़ बहुत देख रहा हूँ। ये जो पेड़ है वो सिमर का पेड़ है, ठीक है। और ये पूरे ढाब में मैं देख रहा हूँ, इस साइड भी आप देखेंगे, हम लोग उससे होते हुए आए हैं कि बहुत सारा है। और उस साइड भी सिमर का पेड़ बहुत ज़्यादा है। तो इसका कारण क्या है? ये पहले से भी था या फिर ये कुछ दिन पहले से पैदा हुए? और इसका आप लोगों को फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? इस पौधे का फ़ायदा बस हमारे लिए यही है कि ये जो आप मिट्टी कटाव देख रहे होंगे, उधर भी हम लोगों की ज़मीन है। अच्छा। तो ये बिल्कुल हम नदी के तट के किनारे जो है कुछ हिस्से पर इसको लगवाए हैं कि मिट्टी का कटाव नहीं करे। वैसे भी पौधा लगाना अच्छा माना जाता है यहाँ पानी में, बस पर्यावरण के हिसाब से। चूँकि मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी बैलेंस है, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि शहर में आप जाइए, वहाँ का जो टेम्परेचर है अभी का, और यहाँ अभी दिन के समय में भी थोड़ा सा टेम्परेचर लग रहा है कि डाउन है, कम है। तो पेड़ पौधा का संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण मुझे लगता है कि ऑक्सीजन का आप लोगों को कभी ज़रूरत, ये सिलेंडर वाले ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी नहीं, भगवान की कृपा से इन सब चीज़ों से हम लोग बचे हुए हैं। हाँ। ये सब पौधा इसलिए लगाया गया है कि ये खूबसूरत भी लगता है और ये पानी को बर्दाश्त करने की क्षमता इनमें होती है। और पौधे हम लोगों ने यहाँ नहीं लगवाया। इन पौधों से मिट्टी का कटाव कम हो पाता है और हमारी खेत जो है वो बर्बाद नहीं होती है। नहीं तो ये जैसे उस तरफ कटे हैं, इधर भी मिट्टी अप एंड डाउन, ऊंचे नीचे जो होता है वो करके चली जाती है, तो फिर हमें फसल करने में नहीं बनता। इसीलिए हम लोगों ने कुछ दूरी पे सिमर का पौधा का बागान लगा के छोड़ दिया कि दिखने में भी खूबसूरत लगता है और इससे हमारे ज़मीन की भी रक्षा हो जाती है। अच्छा, बड़े पेड़ की अगर बात करें तो इस इलाके में, जैसे कि एक तो आपने बताया कि सिमर का पौधा, तो सिमर का पौधा तो बहुत आयत में है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। और किस तरह का जो पेड़ है वो यहाँ होता है या फिर जो पहले होता था अब नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है? शीशम का पौधा सिमर के साथ, शीशम का पौधा जो है वो इमारती लकड़ी हुआ शीशम, और वो महंगा बिकता भी है और उसके पेड़ भी काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं। तो शीशम का पौधा मैं देख रहा हूँ कि शीशम के पौधों की संख्या यहाँ कम है। जबकि मैं बात करूँ कि आज से 10-15 साल पहले इस पूरे के पूरे इलाके में शीशम के पौधे ही ज़्यादा हुआ करते थे। तो अभी आप लोगों को क्या लगता है कि शीशम का पौधा नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है? पहले पानी बहुत रुक के आती थी, पानी की मात्रा उतनी नहीं होती थी। पानी मतलब आप बाढ़ के पानी से बोल रहे हैं? हाँ, उतनी पानी नहीं आ पाती थी, तो और आती भी थी तो बहुत जल्दी चली जाती थी। जैसे पिछले साल ही 4 बार पानी
बांध के तट तक पहुंच गए। पिछले साल का मतलब है कि आप अभी जो इस गई, हाँ, इस सीजन की बात कर रहे हैं, मतलब 2021 की आप बात हाँ, कर रहे हैं। 4 बार लगभग बांध के तट तक गई और पानी रुकी। लगभग 3 से 4 महीने पानी रुकी तो शीशम का पौधा वैसे कंडीशन में सूख जाता है। सिमर हो गया, फिर वैसे हमने आम के भी बगीचे लगा रखे हैं इसमें, कुछ अच्छा, वो फल भी देखेंगे हम लोग, वो भी देखेंगे। आम हो गया, फिर आपका शीशम का बागान हो गया, कुछ केले के पौधे लगा रखे हैं। तो इन 3-4 चीज़ों को मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए आप तैयार है एकदम। वो तो पहले से तैयारी सबको रखनी चाहिए, क्योंकि कब किसकी स्थिति कैसी हो जाए। और हमारा देश तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है, तो हम अगर हिम्मत नहीं, इस देश में कृषि प्रधान है और किसान भी प्रधान है, ये आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये देश जो है ना, उसमें कृषि और किसान, मतलब इससे तो ऊपर कोई है नहीं। हम फसल सिर्फ अपने पेट भरने के लिए नहीं करते हैं, चाहे जो फसल हो। हमारे हर फसल का एक ही मोटो होता है कि हम अपने देश में जहाँ तक हो लोग भूखे ना सोएं। हम उनको खिला नहीं सकते, लेकिन उपजा के कोशिश करते हैं कि अगर वो 2 रुपये भी कमा रहे हैं तो उससे सस्ते से सस्ते भाव में अनाज सरकार उनको मुहैया कराए और वो भूखे नहीं सोएं। अच्छा अच्छा, देखिए अब देश का जो है एक अदना सा किसान जो है वो इतनी बातें सोच सकता है, और इस देश में बड़े बड़े लोग हैं जो कुछ चाहे सोचना तो भी नहीं सोच पाते हैं। खैर, ये हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। आज हम लोग प्रकृति को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो प्रकृति की बात करेंगे। इतना अच्छा नज़ारा है, उसको एंजॉय करेंगे हम लोग, और ये बहुत अच्छा लग रहा है इस फील्ड में घूमने पे। मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा सा पीछे वो गेहूं की खेती और वो सिमर का बागान जो है वो आप थोड़ा सा कवर कर ले। हम लोगों के लिए अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये लोगों का जो ये दाह संस्कार जो है वो ये नदी के, क्योंकि मैं बहुत जगह पे देख रहा हूँ ये पीले पीले कपड़े जो हैं वो टंगे हुए हैं, और लगभग हर जगह यहाँ पे तो अभी लगता है किसी का क्रिमिनेशन भी हुआ है, और यहीं का आदमी यहीं की मिट्टी में मिल जाता है। ये भी अच्छी बात है, कोई भी आदमी अपने धरती से जुड़ा हुआ रहे, तो ये भी चीज़ चलता रहता है। और जब बाढ़ का समय रहता है तब आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि अभी तो मैं देख रहा हूँ कि सूखा हुआ है, तो आपके पास ज़मीन अवेलेबल है, मगर अगर बाढ़ का समय रहा तो उस समय अगर किसी का देहांत हो गया तो फिर आप लोगों को क्या समस्याएं आती? इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब भी लोग की मृत्यु होती है तो हमारे गांव के लोग इतने समझदार हैं कि मृत्यु उपरांत नदी के तट पे आके अंतिम विदाई करते हैं, लेकिन हमारे नदी को गंदा नहीं करते हैं, स्वच्छ रहती है। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप नदी का इस्तेमाल करते हैं, प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना आपको ज़रूरत है। आप प्रकृति को बर्बाद नहीं करते हैं, और इसी से प्रकृति और मानव का बैलेंस जो है वो बना रहता है। बहुत अच्छी बात। दूसरा ये है कि अभी सर्दी का जैसे मौसम आया, हमारे इस ढाब में, हम लोग इसको ढाब बोलते हैं, इसमें बाहर से पक्षियाँ भी आती हैं। अच्छा, बाहर थोड़े से समय और आप रुकेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज का ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया तक की पक्षी अच्छा यहाँ आती है, और रंग बिरंगी पक्षियाँ आपको मिलेंगी अभी नदी में, नदी के तट पे, नदी के पानी के अंदर, ऊपर, यानी पूरा व्यू थोड़ा सा सन और सूर्य को नीचे जाने के बाद चारों तरफ, मतलब एक मनोरम दृश्य होता है यहाँ। बहुत अच्छा, जिसको बहुत अच्छा। मतलब आप इसको टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप चाहें तो ये बाद के समय में ये इलाका डेवलप हो सकता है, और यहाँ पे उसकी संभावनाएं बन सकती हैं। बाहर से जो भी हमारे मित्रगण हैं जो पैसे कमाने के लिए जाते हैं यहाँ से, गांव से, और बाहर पैसे कमाते हैं, वो भी जब भी आते हैं गांव, छठ दिवाली में तो जरूर आते हैं, तो इस चीज़ का बिना लुत्फ उठाए नहीं जाते। यहाँ आना, नदी में नहाना, ठंडे का मौसम है तब भी नदी में नहाना, पौधे देखना, खेती देखना, अब पक्षियों को देखना, यहाँ आके अपना इंटरटेनमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। उनको भी बोलते सुकून मिलता है, 2-4-5 दिन भी बिता लिए तो अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग थोड़ा सा और चलते चलते बात करेंगे।